गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी की विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू करेंगे। इससे पहले कि मैं करवा चुकी हूँ पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 और 23 ये सिलेबस में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 24 शुरू करते हैं। यदि S1 S2 S3 क्रमशः प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग उनके वर्गों का योग तथा घनों का योग है, तो सिद्ध कीजिए कि 9S2 का स्क्वायर इक्वल्स टू S3 इंटू 1 + 8 S1। अब जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज थी 9.4 वो तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो उसके हम सूत्रों का यूज़ कर रहे हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग S1 होता है n इंटू n+1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग S2 n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग S3 इक्वल्स टू n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। सिद्ध कीजिए। RHS हम शुरू करते हैं। S3 1 + 8 S1, S3 की वैल्यू रख दी n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। 1 + 8 S1 की वैल्यू रख दी n इंटू n+1/2 n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। इसको ये 2 4 द 8 4n इंटू n+1, तो n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसका ओपन किया 1 + 4n का स्क्वायर प्लस 4n, ये एज इट इज़ रहेगा। इसको फिर से लिख लिया 4n स्क्वायर प्लस 4n + 1। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये एज इट इज़ आ गया। इसको लिख सकते हैं 2n का होल स्क्वायर। इस 4 को 2 इंटू 2n इंटू 1, ये इधर वाला 1 a + b का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगा है इसमें a² + 2ab + b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसको 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर। अब ये बन गया 2n + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, दोनों के होल स्क्वायर कॉमन आ जाएंगे, तो ये n इंटू n+1 इंटू n 2n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये S2 का स्क्वायर। LHS के को हमने शो कर दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 ये भी सिलेबस में नहीं है कोविड-19 की वजह से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है, कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को 12,000 रुपये में खरीदता है। वह नकद 6,000 रुपये नकद भुगतान करता है और शेष राशि 500 रुपये की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान ना किया हो 12% वार्षिक ब्याज भी देता है। किसान को ट्रैक्टर की कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी? मतलब क्या है कि 12,000 रुपये का उसने खरीदा, 6,000 उसने दे दिए, बाकी बचे 6,000। अब 6,000 को उसने देना है और 1 साल मतलब 500 रुपये तो देने ही देने हैं। तो यह पुराने ट्रैक्टर की कीमत 12,000 रुपये, नकद भुगतान किया 6,000 रुपये का, शेष राशि बची हमारे पास 12,000 में से 6,000 गए, 6,000 रुपये हमारे पास बचे। शेष 1,000 रुपये देने हैं। एक किस्त 500 रुपये, एक किस्त की राशि 500 रुपये। कुल किस्तें जो राशि बची 6,000 को 500 से भाग करा तो 12 किस्तें देनी है। ब्याज की दर है 12%। अब प्रथम वर्ष बाद वो कितने देगा? तो प्रथम वर्ष की किस्त 500 रुपये है। प्रथम वर्ष का ब्याज हमें लिखा था कि जो राशि देनी है उस पर ब्याज,
तो जो राशि देनी है वो 6,000 रुपये है। 12% सूत्र होता है SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। तो P हो गया 6,000, R हो गया 12 और समय हो गया 1 वर्ष अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, आ गया 720 रुपये। तो प्रथम वर्ष की किस्त है 500 रुपये, ब्याज हो गया 720 रुपये। तो प्रथम वर्ष का भुगतान वो करेगा 500 प्लस 720 रुपये, 1220 रुपये। वो प्रथम वर्ष के बाद इतने पैसे देगा। अब है 2 वर्ष बाद। दूसरे वर्ष की किस्त 500 रुपये, क्योंकि हर साल 500 रुपये तो उसको देने देने हैं। दूसरे वर्ष की राशि जिस पर ब्याज देना है, तो 6,000 में से उसने एक किस्त भर दी 500 वाली, अब बचे 5500 रुपये। अब जो ब्याज देना है वो 5500 रुपये पर देना है। दूसरे वर्ष का ब्याज 5500 इंटू 12 इंटू 1/100, ये कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो, 660 रुपये। तो दूसरे वर्ष का भुगतान 500 रुपये जो किस्त उसे भरनी है प्लस 660 रुपये, ये आ गया 1160 रुपये। अब 3 वर्ष बाद तीसरे वर्ष की किस्त 500 रुपये। तीसरे वर्ष की राशि जिस पर ब्याज देना है, ये 5500 माइनस 500, 5,000 रुपये। तीसरे वर्ष का ब्याज 5,000 इंटू 12 इंटू 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया 600 रुपये। 12 पंजे 60 और 0, 600 रुपये हो गया। तीसरे वर्ष का भुगतान तो 500 तो उसे देने देने हैं प्लस 600 रुपये, यह आ जाएगा 1100 रुपये। अतः कुल देय किस्तें 1220 प्लस 1160, पहले वर्ष में इतना, पहले वर्ष के बाद इतना देगा, दूसरे वर्ष के बाद इतने देगा, तीसरे वर्ष के बाद 1100, इस तरह से उसकी 12 किस्तें जानी हैं। इसका प्रथम पद A इज इक्वल टू 1220, N हो गया 12, D हो गया 1160 माइनस 1220 माइनस 60। कुल राशि जो किस्तों में दी गई S12, इनका टोटल कितना दिया गया उसने, S12 सूत्र लग गया N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो 12/2 2A, यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो N 12 है, A 1220 है, N 12 और D -60। इसको सॉल्व करेंगे, 2440, ये 11 इंटू -60, 2440 में से 660 माइनस हुए, तो यह आ जाएगा 10,680। किसान द्वारा दी गई कुल राशि, उसने नकद भुगतान किया था 6,000 का, जो किस्तों में उसने दी वो 10,680, तो 16,680 रुपये उसने कुल दिए। ये ट्रैक्टर था 12,000 रुपये का, जो कि उसे किस्तों में 16,680 रुपये का पड़ा। ये देखो, अब 28वां क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है। शमशाद अली 22,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। वह 4,000 रुपये नकद देता है और शेष राशि को 1,000 रुपये वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान ना किया गया हो 10% वार्षिक ब्याज भी देता है। उसे स्कूटर के लिए कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? स्कूटर का क्रय मूल्य 22,000 रुपये, नकद भुगतान 4,000 रुपये, शेष राशि 22,000 में से 4,000 गए,
18,000 उसे और देने हैं अभी। अब वो देगा इनको किस्तों में। तो एक किस्त की राशि 1,000 रुपये, कुल कितनी किस्तें देनी है उसको, उसके 18,000 रुपये बचे देने। 1,000 रुपये की एक किस्त है, तो ये 18 किस्तें उसकी, 3 0 से 3 0 कट गई, 18 किस्तें उसको देनी है। ब्याज दर है 10% वार्षिक। अब प्रथम वर्ष के बाद वो कितना देगा, तो प्रथम वर्ष की किस्त है 1,000 रुपये और ब्याज किस पे देना है, जो राशि ना दी गई हो उस पे 10% के हिसाब से ब्याज देना है। सूत्र होता है PRT अपॉन 100। इसका P है 18,000, R है 10, समय 1 वर्ष, 100 से भाग करा, 1 0 इससे काट दी, 1 0 इससे काट दी, 1,800 रुपये। प्रथम वर्ष का भुगतान 1,000 रुपये प्लस 1,800, 2,800 रुपये देगा वो। द्वितीय वर्ष बाद मतलब 2 वर्ष के बाद दूसरे वर्ष की किस्त है 1,000 रुपये। दूसरे वर्ष की राशि जिस पर ब्याज देना है, 18,000 रुपये था पहले, 1,000 उसने दे दिया, प्रथम वर्ष की किस्त उसने दे दी 1,000 रुपये। अब बच्चे 17,000 रुपये, 17,000 रुपये उसे ब्याज देना है। 17,000 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 10 अपॉन 100, ये कटे 2 0 से 2 0, 1,700 रुपये आ गया। दूसरे वर्ष का भुगतान 1,000 तो उसने किस्त दी और 1,700 का ब्याज दिया, 2,700। अब 3 वर्ष के बाद तीसरे वर्ष की किस्त है 1,000 रुपये। तीसरे वर्ष की राशि जिस पर ब्याज देना है, 17,000 में से 1,000 गए 16,000, तो तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 16,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, ये 0 से 0 काटो, 0 से 0, 1,600 रुपये। तो तीसरे वर्ष का भुगतान 1,000 प्लस 1,600 ये हो गया 2,600। कुल दे किस्तें, पहला है 2,800 रुपये, फिर 2,700, फिर 2,600, ये 18 पदों तक। प्रथम पद 2,800, डी हो गया 2,700 में से 2,800 गए तो -100 और एन हो गया 18। अब कुल राशि जो किस्तों में दी गई है, S18, सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n 18 है, a 2,800 है, यहाँ भी n 18 और d -100। सॉल्व करेंगे तो 35,100 आएगा। शमशाद द्वारा दी गई कुल राशि 4,000 प्लस 35,000, 39,000। तो जो स्कूटर 22,000 का था वो उसको 39,000 में पड़ा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। वह प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने का निर्देश देता है और उनसे यह भी करने को कहता है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला को जारी रखे, यह कल्पना करके कि श्रृंखला ना टूटे। तो 8वें पत्रों के समूह भेजे जाने तक कितना डाक खर्च होगा, जबकि एक पत्र का डाक खर्च 50 पैसे है। तो एक व्यक्ति ने 4 दोस्तों को लिखा, अब वो 4 दोस्त आगे सबको 4-4 को भेजेंगे, तो इस तरह से ये श्रृंखला जारी रहेगी। तो 8वें समूह तक, जब तक 8वें पद तक हम पहुंचते हैं, तब तक कितने जा चुके होंगे पत्र। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भेजे जाने वाले पत्र गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे। एक ने 4 को लिखे, आगे वो 4 जो हैं सब 4-4 को और भेजेंगे। जैसे कि ये देखो, ये एक जना है, इसने 1 2 3 4, इसने 4 को भेजी। अब ये वाला जो है वे 1 2 3 4, ये वाला भी 1 2 3 4, ये वाला भी 1 2 3 4 और ये वाला भी 1 2 3 4। तो ये 4 को ऐसे, ये सारे के सारे फिर 4-4 को भेजते चले जाएंगे।
तो पहला 4, फिर 16, फिर 64 लोगों के पास जाएगा, फिर 256 लोगों के पास जाएगा। और अब हम देखते हैं कि 8 पदों तक जब जाएगा तो कितने लोगों के पास वो पहुंच चुका होगा। तो इसमें कुल पत्रों की संख्या 4 + 16 + 64 पर 256, 8 पदों तक। प्रथम पद A4 है, R 16/4, ये 4 हो गया, और N 8 हो गया। अब हम SN सूत्र लगाएंगे, इसमें SN लिखो यहाँ पे, SN। R इसमें 4 है, 1 से बड़ा है, तो सूत्र लगेगा A R⁻⁻⁻⁻1। अब पद है हमारे पास 8, तो यहाँ पे लिखेंगे S8, 4 × 4⁸ 8 - 1/4 - 1, तो ये 4 में से 1 गया, 3 आ गया। ये हो गया 65536 - 1, ये आ गया 65535। यहाँ हम कटिंग कर देंगे इसकी, 3 2 द 6, 3 1 द 3 8 द 24, 3 4 द 3 5 द 218845, ये आ गया 87,380। तो इतने लोगों तक पत्र पहुँचेगा। एक पत्र का डाक खर्च 50 रुपये 50 पैसे है, तो 50 पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तो 50/100 रुपीज़ बन जाएगा। ये कट किया तो 1/2 आ गया। अब 87380 पत्रों का डाक खर्च कितना होगा, 1/2, यह है 1/2 × 87380, 43,690 रुपये, ये इनका डाक खर्च होगा। अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने एक बैंक में 10,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया। जब से रकम बैंक में जमा की गई तब से 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो गई, 20 वर्षों बाद कुल कितनी रकम हो गई, याद कीजिए। तो यहाँ P है 10,000 रुपये, R है 5%, साधारण ब्याज 1 वर्ष का, PRT/100, 10,000 × 5/100, ये कट गया इससे 500 रुपये। अब प्रत्येक वर्ष का ब्याज 500 रुपये, तो पहले वर्ष में 10,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 10,500 रुपये, द्वितीय वर्ष तीसरे वर्ष में 500 और जोड़ दो 11,000 रुपये, और इस तरह से 15 वर्षों मतलब 15 पदों तक। इसमें A आ गया 10,000 रुपये, D है 500 और N है 15। अब 15वें वर्ष में मतलब 14 वर्ष के बाद राशि, जब 15वें वर्ष में बोला है तो 14 वर्षों बाद वो राशि होगी। A15 = A + N - 1 × D। A की वैल्यू 10,000, N की वैल्यू 15, और ये हो गया 17,000। फिर है 20 वर्ष बाद राशि, 20 वर्ष के बाद मतलब 21वें वर्ष में, तो A21 A + 21 - 1 × D, 10,000 + 21 में से गया 20, और D की वैल्यू 500, तो ये आ जाएगा 20,000 रुपये। इसमें 31वां क्वेश्चन है, एक निर्माता घोषित करता है उसकी मशीन जिसका मूल्य 15,625 रुपये है, हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब रेट गिरता है उसका, कम होता है रेट। तो 5 वर्ष के बाद मशीन का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मशीन का मूल्य है 15,625 रुपये। R 20% अवमूल्यन, समय 5 वर्ष, तो 5 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य, इसमें चक्रवर्धी ब्याज वाला सूत्र, चक्रवर्धी मिश्रधन वाला लगाएंगे इसमें। तो A = P × 1 - R/100⁻n। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है। तो 15,625 × 1 - 20/100⁵, ये कटा 1/5 इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5,120। तो जौन सी मशीन 15,625 रुपये की थी वो 5 साल बाद उसका रेट 5,120 हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन, किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए
150 कर्मचारी लगाए गए और सोच रखा था कि कितने दिनों में पूरा करना है, तो हम मान के ही चलेंगे कि हमने n दिनों में कार्य वो पूरा करना है। दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, तो कितने रह गए 146। तीसरे दिन 4 और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, अब रह गए 142। इस तरह से रोज़ ऐसा होता रहा, रोज़ 4 कर्मचारी काम छोड़ते गए। अब कार्य पूर्ण करने में 8 दिन अधिक लगते हैं। मतलब जब हमने शुरुआत में माना था कुछ दिन तो n दिन माना था, अब n में 8 दिन ज़्यादा लगे, n+8 दिन। तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कार्य पूर्ण किया गया। 32वां क्वेश्चन है, माना 150 कर्मचारी n दिनों में काम पूरा करते हैं, n दिनों में पूरा करते हैं एक कार्य। 150 कर्मचारी एक दिन में, n की जगह एक दिन ले लिए, एक दिन में कार्य पूरा करेंगे 1/n कार्य। अब यहाँ पे अगर एक लिख दूँ, एक कर्मचारी एक दिन में कितना कार्य पूरा करेगा 1/150 × n कार्य। अब आ जाओ नाउ, अब पहले दिन, एक कर्मचारी एक दिन में पूरा करते हैं 1/50 n कार्य। अब पहले दिन थे 150 कर्मचारी, तो 150 कर्मचारी एक दिन में कार्य करेंगे 150/150 × n। अब मैं इसको यहाँ काट नहीं रही हूँ, दोनों सेम है लेकिन मैं काट नहीं रही हूँ, इसके आगे हमें जरूरत पड़ेगी। अब दूसरे दिन पे आ जाओ, दूसरे दिन कर्मचारी बचे 150 में से गए 4, 146 कर्मचारी। तो 146 कर्मचारी एक दिन में पूरा करते हैं 146/150 n, क्योंकि एक कर्मचारी ऊपर देखा था ये 1/150 n था यहाँ पे। अब 146 आया तो 146/150 n हो गया। अब तीसरे दिन पे आ जाओ, तीसरे दिन कर्मचारी कितने बचे 146 - 4, 142। 142 कर्मचारी एक दिन में कार्य पूरा करते हैं 142/150 × n कार्य। इस तरह से ये चलता चला जाएगा। इस प्रकार कार्य पूरा करने में n+8 दिन लगते हैं। अतः श्रेणी जब कार्य n+8 दिन में पूरा होगा तो Sn हो जाएगा, यहाँ पे Sn होगा, Sn 150/150 n प्लस 146/150 n प्लस 142/150 n प्लस एंड सो ऑन n+8 पद तक। इसको समीकरण 1 हमने मान लिया। तो Sn हमारा हो गया 150/150 n प्लस 146/150 n प्लस 142/150 n प्लस एंड सो ऑन n+8 पद। अतः कर्मचारी एक कार्य को समाप्त करेंगे, ये सब मिलके कर रहे हैं तो सबको जोड़ देंगे। पहले दिन इतने थे, दूसरे दिन इतने थे, तीसरे दिन इतने थे, और लेकिन कार्य तो हमारा एक समाप्त हुआ ना, एक कार्य हमारा समाप्त हुआ इसमें। अब 1/150 कॉमन ले लेंगे हम, बचेगा 150 प्लस 140 प्लस 142 प्लस एंड सो ऑन n+8 = 1। अब 150 n को हम इधर ले आएंगे, ये पूरा एज इट इज़ उतार लेंगे, 150 प्लस 140 प्लस 142 प्लस एंड सो ऑन n+8 पद = 150 n। अब इसमें हम Sn का हम सूत्र लगाएंगे। इसमें यहाँ आ गया n+8/2 2a 2 × 150 प्लस n+8 - 1 × -4 = 150 n। तो यहाँ हम सूत्र लिख देते हैं Sn = n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। ये सूत्र लगाया हमने इसमें। अब इसको सॉल्व करेंगे, n+8/2 आ गया 300 प्लस n+7 × -4 = 150 n+8। इसको सॉल्व करा 300 - 4 n - 28 = 300। ये 2 इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया, 300 n हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, सॉल्व करा इसको, तो ये आ जाएगा n² - 16n - 544 = 4 × 75 n/-4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, n² - 16 -
544 इज इक्वल टू -75n। ये सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा n² + 15n - 544 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड हो जाएंगे n + 32 इंटू n - 17 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू -32 या n की वैल्यू 17 आएगी। अब माइनस में तो हो नहीं सकते दिन, तो इसका मतलब n 17 आ गया। ये तो हमने पहले सोच के चले थे कि कुछ दिनों में काम पूरा होगा, तो कुछ दिन कितना हो गया 17, लेकिन पूरा हुआ n + 8 में, मतलब 17 + 8 में, ये 25 दिनों में ये काम पूरा हो गया। तो इसका आंसर आ गया 25 दिन। अब इसमें एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल 23 है। यदि ABCD तथा P विभिन्न वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि a² + b² + c² इंटू p² -2 ब्रैकेट AB + BC + CD इंटू P + b² + c² + d² ब्रैकेट में <= 0 का ये हो, तो हमें ये दिखाना है कि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हमें दिया है ये सब पद इस तरह से <0 है। हम इसका LHS लेंगे। LHS ये है हमारा, और इसको ओपन करेंगे। a² p² + b² p² + c² p² माइनस 2abp - 2bcp - 2cdp + b² + c² + d²। अब इसमें हम AP ये वाला 2ab और b² इन तीनों को हम एक ब्रैकेट में रख देंगे। फिर b² p² - 2bc और c² इन तीनों को हम एक ब्रैकेट में रख देंगे। और ये c² p² - 2cdp और d² इसको हम एक ब्रैकेट में रख देंगे। अब इसमें हम सूत्र लगाएंगे। ये बन जाएगा AP - b का होल स्क्वायर + BP - c का होल स्क्वायर + CP - d का होल स्क्वायर। अब ये वर्ग संख्याएं हैं सारी, ये भी वर्ग संख्या है, ये भी वर्ग संख्या, ये भी वर्ग संख्या। अतः ये जो वर्ग संख्याएं होती है ये हमेशा 0 से बड़ी होती हैं और इनका योग भी 0 से बड़ा होगा। तो ये तीनों का योग 0 से बड़ा होगा हमेशा। लेकिन दिया क्या हुआ है कि इन तीनों का योग 0 से के इक्वल या 0 से छोटा है। मतलब 0 तो दो इक्वल तो दोनों में कॉमन है। तो हम ये ले लेंगे। इट इम्प्लाइज दैट AP - b का होल स्क्वायर + BP - c का होल स्क्वायर + CP - d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब तीनों, जब इन तीनों का योग 0 है और तीनों ही धनात्मक हो सकते हैं, माइनस में तो कोई नहीं है, इसके बाद तीनों को अलग अलग 0 होना पड़ेगा। इट इम्प्लाइज AP - b का होल स्क्वायर + BP - c का होल स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 0 एंड CP - d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीनों को अलग अलग 0 होना पड़ेगा, तभी तीनों का योग 0 आएगा। इसका मतलब AP - b इज इक्वल टू 0, BP - c इज इक्वल टू 0 एंड CP - d इज इक्वल टू 0। इससे हम देखें तो P की वैल्यू आ जाएगी B/A, P की वैल्यू C/B और P की वैल्यू D/C। ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। अतः ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 24। यदि PQR गुणोत्तर श्रेणी में है तथा समीकरणों px² + 2qx + r इज इक्वल टू 0 और dx² + 2ex + f इज इक्वल टू 0 एक उभयनिष्ठ मूल रखते हों, तो दर्शाइए D/P, E/Q, F/R ये समांतर श्रेणी में है। तो हमें इसमें दिया हुआ है कि px² + 2qx + r ये 0 के इक्वल है। इसके मूल हम निकाल लेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। सूत्र क्या होता है उसमें कि x इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac/2a ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र। यदि हमारे पास समीकरण हो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो वो सूत्र लगाया इसमें। तो x की वैल्यू आ गई -2q + √2q का होल स्क्वायर -4pr/2p -2q + -4q का स्क्वायर -4pr/2p। 4 दोनों में कॉमन ले लिया, 4 को बाहर निकाल लिया, 2 आ गया। √q² -pr/2p 2 इन दोनों में से कॉमन ले लिया,
माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू इसका माइनस पी आर अपॉन 2p, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमें बचा क्या, माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी आर अपॉन पी। अब हमें पता है कि दिया हुआ है कि पी क्यू आर गुणोत्तर श्रेणी में है। अगर ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में तो इसका मतलब होता है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। तो यहाँ क्यू स्क्वायर की जगह पी आर रख देंगे, पी आर से पी आर कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो बचा क्या हमारे पास, माइनस क्यू अपॉन पी। अब इसके बाद हमें दिया है कि ये दोनों जो हैं पी एक्स का स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इजिकल टू 0 तथा डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस एफ, इन दोनों के मूल उभयनिष्ठ है। मतलब जो इसका मूल है वही इसका मूल है। तो इसके से जो यहाँ से मूल निकल के आया, एक्स की जो वैल्यू आई हमारी माइनस क्यू अपॉन पी, वो हम इसमें रख देंगे। तो डी इंटू माइनस क्यू अपॉन पी का स्क्वायर प्लस 2e माइनस क्यू अपॉन पी प्लस एफ इजिकल टू 0। इसको हमने ओपन करा, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, इसको भी ओपन कर दिया और इसको भी। अब इसमें तीनों में हमने एलसीएम ले लिया पी स्क्वायर। तो ये आ गया डी क्यू स्क्वायर माइनस 2e क्यू पी प्लस एफ पी का स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इजिकल टू 0। अब पी स्क्वायर को इधर ला के 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। डी क्यू स्क्वायर माइनस 2e क्यू पी प्लस एफ पी का स्क्वायर इजिकल टू 0। इसको हमने लिख दिया समीकरण 1। समीकरण 1 को पी क्यू के स्क्वायर से भाग देने पर, तो डी क्यू के स्क्वायर अपन पी क्यू का स्क्वायर, अब इसको पी क्यू स्क्वायर से भाग करेंगे और इसको भी पी क्यू स्क्वायर से भाग कर देंगे। अब क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा डी अपॉन पी। यहाँ पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, बच गया 2a अपॉन क्यू। यहाँ पे पी से पी कैंसिल हुआ तो एफ पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। अब हमें दे रखा है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर के इक्वल है, तो क्यू स्क्वायर की जगह पी आर रख दिया। ये ऊपर जैसा ही आ गया ये भी एज इट इज़ आ गया, पी से पी कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया एफ अपॉन आर। अब डी अपॉन पी प्लस एफ अपॉन आर, इसको हम इधर कर लेंगे 2a अपॉन क्यू। तो अब हमें एक सूत्र पता है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं तो 2a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है। बीच वाले का 2 से गुणा ए और सी के सम के बराबर होगा। तो इसका मतलब डी अपॉन पी, ई अपॉन क्यू और एफ अपॉन आर समांतर श्रेणी में होंगे। ये हमें प्रूव करना था। अब इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम आपकी हो तो वो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।